प्यारे विद्यार्थियों, आलोक धनवा की कविता पतंग का पार्ट 1 हमने बताया था इससे पहले की वीडियो में। अब इसमें हम लास्ट की जो कुछ पंक्तियां हैं उसका भावार्थ है वो काफ़ी सुंदर बताने जा रहा हूँ। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचिक शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रोमांचित शरीर। रोमांचित का अर्थ होता है पुलकित, प्रसन्नचित। इतनी प्रसन्नता हो जाना, इतनी प्रसन्नता आ जाना जिससे रोम रोम खड़े हो गए हों। यह जो स्थिति पैदा होती है वो रोमांचिक, उसको बोलते हैं शरीर के रोम रोम खड़े हो जाना प्रसन्नता की वजह से। छतों के खतरनाक किनारों तक। पतंग उड़ाते समय, इससे पहले का प्रसंग था कि बच्चे जब पेंग भरते हैं झूले की तरह इस छोर से उस छोर तक छतों पर दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते वो पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और किनारों पर पहुंचकर गिरने से बच जाते हैं, गिरते नहीं हैं। उस समय गिरने से बचाता है। कभी कह रहे हैं उस समय गिरने से तो वो खुद उनका शारीरिक संतुलन ऐसा बना लेते हैं, ऐसा शारीरिक संतुलन हो जाता है जिससे वो छतों से गिरते नहीं हैं, रुक जाते हैं किनारे पर जाकर। परंतु कभी को ऐसा नहीं लग रहा है। कभी कह रहे हैं कि वो गिरने से इसलिए रुकते हैं क्योंकि सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, उनके शरीर जो रोमांचित हो चुका है, रोम रोम खड़े हो चुके हैं प्रसन्नता में, रोम रोम प्रसन्नचित हो चुके हैं, रोम रोम से प्रसन्न हो जाना। और संगीत का अर्थ होता है संग, मतलब साथ में मिलकर गाया जाने वाला गीत। संगीत क्या होता है? साथ में मिलकर गाया जाने वाला गीत। तो यहाँ पर जो आपसी वार्ता कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, किलकारियाँ भर रहे हैं, वही उनका संगीत है। तो कभी कह रहे हैं कि उनका रोमांचित संगीत है। उसी रोमांचित संगीत उन्हें छतों के किनारों पर रोक लेता है, गिरने नहीं देता है। ऐसी कल्पना कवि ने की है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। दूसरी कल्पना ये गिरने से बचने का कवि कर रहे हैं कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंग जैसे जैसे ऊंचाई की ओर उड़ती चली जाती है, वह पतंग की ऊंचाई, जैसे जैसे पतंग ऊंची उड़ती जाती है, बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं वो और अधिक उत्साहित होते जाते हैं, रोमांचित होते जाते हैं, प्रसन्नचित होते जाते हैं, किलकारियाँ भरने लगते हैं। उस परिस्थिति में उनको गिरने से कवि कह रहे हैं कि उस पतंग का जो धागा है, जिस धागे के सहारे पतंग उड़ रही है, वही उन्हें रोक लेती है गिरने से। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि पतंगों के साथ साथ बच्चे भी आसमान में उड़ते रहते हैं। बच्चों से उड़ने से तात्पर्य क्या है? बच्चे नहीं उड़ते हैं, बच्चों का मन उड़ रहा है। बच्चे मन से पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। मन से ही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहा गया है। तो मन अगर पतंग के साथ उड़ रहा है तो बच्चे उड़ रहे हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं।
अपने रंध्रों के सहारे, रंध्रों, छिद्रों को बोलते हैं रंध्रों, रोम छिद्र जो होते हैं उसको रंध्र बोलते हैं, उन रंध्रों के सहारे अर्थात रोम रोम से केवल मन उड़ रहे हैं, मन के साथ साथ बच्चे का रोम रोम पतंग के साथ उड़ रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी अपार प्रसन्नता का एहसास बच्चे उस समय करते हैं, कवि के लिए शब्द नहीं मिल रहे। तो इस तरह से इसका भावार्थ हो गया। पतंग उन्हें रोक लेती है, ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है। पतंग का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। उन्हें थाम लेती है, मानवीकरण है, पतंग रोक लेती है गिरने से। साथ साथ पुनरुक्ति, साथ साथ पुनरुक्ति है। बाकी सुनहले सूरज के सामने ये काफ़ी सुंदर है। इसके अतिरिक्त जो हमने बताया था कि सभी पतंग की सारी पंक्तियों के लिए जो 4 पॉइंट्स हैं वो साथ में लिखना है। अगला देखते हैं। आगे कह रहे हैं कवि, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे पतंग उड़ाते समय छत से नीचे गिर जाते हैं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। इतने अधिक उत्साहित हो रहते हैं बच्चे पतंग उड़ाते समय, रोम रोम प्रफुल्लित रहता है उनका, मन तो पतंग के साथ उड़ता ही है, ऐसा लगता है कि रोम रोम उनका पतंग के साथ उड़ रहा है। किनारों से इस किनारे से उस किनारे दौड़ते समय कभी बचते हैं, कभी कभार गिर भी जाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से अगर कभी गिर जाते हैं तो क्या होता है, और बच जाते हैं। नहीं बचे तो उसकी बात नहीं हो रही है। गिरने के बाद अगर बच्चे बच जाते हैं अर्थात बहुत अधिक चोट नहीं आती है, हल्की फुल्की ही अगर उन्हें चोट लगी होती है या न लगी, बिल्कुल चोट न लगे, ऐसा भी होता है, उस समय कभी कह रहे हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। गिरने के बाद अगर वो बच जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अब पतंग उड़ाना छोड़ देते हैं, प्रसन्न होना छोड़ देते हैं, प्रफुल्लित होना छोड़ देते हैं, किलकारियाँ भरना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि और क्या होता है, और निडर होकर सुनहले सूरज के, सुनहले सूरज मतलब सोने के कलर के सूरज के सामने, अर्थात प्रातः काल के लिए सुनहले सूरज का प्रयोग किया गया है। सोने के रंग का सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य, अर्थात अगले दिन वह पुनः और अधिक निडर होकर के, पूरी तरह से डर को समाप्त करके प्रातःकाल पतंग उड़ाने के लिए पुनः आ जाते हैं। तब क्या होता है, और अधिक दोगुना उत्साह होता है। अब तो उनका डर भी समाप्त हो गया होता है कि भाई मैंने तो गिरा, चोट भी नहीं लगी। पृथ्वी और तेज़ी से घूमती हुई आती है। जब बताया था प्रारंभिक पंक्तियों में कि बच्चों का पैर कहाँ पड़ रहा है, यह उन्हें इस बात का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, आभास ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता। तो उस समय पृथ्वी ही उनके पैरों के नीचे आती है। तो अब क्या होता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, अर्थात वो और अधिक तीव्रता के साथ दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं, उछल कूद करते हैं। इस भाव को व्यक्त करने के लिए कभी कह रहे हैं कि पृथ्वी और तेज़ी से उनके पैरों के नीचे आ जाती है सहारा देने के लिए। उनके बेचैन पैरों, बेचैन माने चंचल, उनके पैर जो चंचल हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं पतंग उड़ाते समय,
रोमांचित हो रहे हैं, उन बेचैन पैरों के पास पृथ्वी और अधिक तेजी से आती है, अर्थात उनके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आती, और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। अब इसमें अलंकार सुनहले सूरज, सुनहले सूरज, स 2 बार है, 6 का अनुप्रास है। बाकी जो लिखना है मैं पहले बता चुका हूँ काव्य सौंदर्य में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पाठ्य पुस्तक में है उसमें पूछा गया है कि बिंब स्पष्ट कीजिए। पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाओ। उसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि बिंब स्पष्ट कीजिए, कौन सा बिंब है इन पंक्तियों में। तो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ, दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें भी दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, दृश्य बिंब। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, दृश्य बिंब। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, श्रव्य बिंब। श्रव्य मतलब सुनने से पता चलेगा, सुन करके हमें घंटी अगर बज रही है तो आवाज़ को हम सुन कर एहसास कर सकते हैं, इसलिए इसमें घंटी बजाते हुए जोर जोर से में श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अगर कोई चमका करके इशारा करेगा, बुलाएगा लाइट को चमका करके, तो हम देख करके हमें भान होगा, ज्ञान होगा, तो यह दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम और कठोर का एहसास हमें स्पर्श करने से ज्ञात होता है, इसलिए इसमें स्पर्श बिंब है। कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उड़ेगी तो हमें देख के ही पता चलेगा, तो इसमें दृश्य बिंब है। इसी प्रकार तेज बौछारों का मौसम अगर चला जाएगा, सुबह होगा, देख करके ही पता चलेगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, प्रातःकाल को देख करके ही हम समझ सकते हैं, तो इसलिए दृश्य बिंब है। शरद आएगा पुलों को पार करते हुए, दिखाई देगा, दृश्य बिंब। और नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, देख करके ही हम चमकीली और नई साइकिल का एहसास कर सकते हैं, तो दृश्य बिंब है। बाकी प्रश्नों का उत्तर भावार्थ के आधार पर आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो पर्सनल नंबर पर कॉल करके या कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करेंगे, जिससे मैं उसे आगे बताने का प्रयास करूँगा।